नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। पाकिस्तान में गृह युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 848 दिन से अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर सस्पेंस है कि गहराता ही चला जा रहा है। 27 दिन से किसी ने भी इमरान खान की सूरत नहीं देखी। जेल में इमरान खान किस हालत में है, किसी को कुछ नहीं पता। इमरान के समर्थक और उनकी पार्टी पीटीआई के नेता अडियाला जेल पर धावा बोलने की तैयारी में हैं। अगले 40 घंटे के बाद पाकिस्तान में क्या होगा? क्या अडियाला जेल का ताला टूटेगा? मुनीर की फौज क्यों है हाई अलर्ट पर? ये सब आपको एक एक करके बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। इमरान खान के घर के पास भीषण आग लगने की जानकारी आई है। इमरान खान का निजी घर इस्लामाबाद के पास बानी गाला इलाके में है। खबर यह है कि जिस जगह इमरान खान का घर है वहां आसपास के जंगलों में जबरदस्त आग लगी हुई है। इस अग्निकांड को लेकर इमरान खान के समर्थक आसिम मुनीर पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुनीर के ऑर्डर पर इमरान के घर को जलाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर मुनीर को इमरान का घर जलाने से क्या मिलेगा? मुनीर क्यों जेल के अंदर और जेल के बाहर इमरान के खिलाफ साजिशें बुन रहे हैं? मुनीर का असली गेम प्लान क्या है? क्या पाकिस्तान का सन की तानाशाह अडियाला जेल के अंदर और बाहर कोई बड़ा कांड करने की तैयारी में है? पानी पीटे इमरान खान साहब के घर को जलाने की कोशिश की गई है। क्या मुनीर के ऑर्डर पर जलाया गया इमरान खान का घर? वो सिद्धू कहता था ना, जब मुकाबला ना कर सको तो बदनामी शुरू कर दो। इमरान खान के घर को आग लगा दी गई है। क्या घर जलाकर मुनीर ने इमरान समर्थकों को दे दिया मैसेज? ये बहुत तेज आगे ये फैल रही है। सबसे पहले इधर खान साहब का स्टाफ पहुंचा हुआ है, खुद मजाद खुद हम खुद पहुंचे हुए, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, ये आपकी तरफ भेज रहे। क्या घर जलाकर मुनीर पैदा करना चाहते हैं समर्थकों के बीच टेरर? ये दोबारा फिर लग गई। हम तो साथ साथ बजाते, ये दोबारा लग गई। बिल्कुल आपको नजर भी आएगा, बहुत ही ज्यादा है। ये वाला बहुत ही ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गया। हमें जंगल में घेरा गया हुआ है आग ने। ठीक है, आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान का बेताज बादशाह बन चुका है। पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल हाथ में आने के बाद से उसके सिर पर खून सवार है। उसके रास्ते में जो भी आ रहा है या तो मारा जा रहा है या फिर गायब हो जा रहा है। मुनीर ने अपने कट्टर दुश्मन इमरान को भी निपटाने का पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया है। 6 हफ्ते से इमरान अडियाला जेल के डेथ सेल में कैद है। 27 दिन से इमरान के साथ मुलाकातों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जेल में इमरान किस हालत में है किसी को कुछ नहीं पता। और अब अडियाला जेल से करीब 20 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो मुनीर के खूनी इरादों की नई गवाही दे रही है। ये आग इस्लामाबाद के पास बनी गाला नाम के इलाके में लगी है। इस अग्निकांड के पीछे आसिम मुनीर का हाथ बताया जा रहा है। जब बन सकी न बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल शेर से। वो सिद्धू कहता था ना, जब मुकाबला ना कर सको तो बदनामी शुरू कर दो। इमरान खान के घर को आग लगा दी गई है। लेकिन आसिम मुनीर ने जंगल में क्यों आग लगवाई? आग लगाकर मुनीर क्या हासिल करना चाहता है? दरअसल बानी गाला की इस हरी भरी पहाड़ियों के बीच इमरान खान का आलीशान बंगला है। इमरान का ये निजी घर रावल झील के पूर्वी किनारे पर बना है। 10 एकड़ में फैले इमरान की इस आलीशान हवेली के चारों तरफ पहाड़ है। जेल जाने से पहले तक इमरान यहां अक्सर अपने पेट्स और बॉडीगार्ड्स के साथ जॉगिंग करते नजर आते थे। लेकिन आज इस बानी गाला के जंगलों से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं और शक की सुई इमरान के दुश्मन नंबर 1 आसिम मुनीर की तरफ घूम रही है।
आरोप लग रहे हैं कि आसिम मुनीर ने इमरान का घर जलवा दिया है। मुनीर ने इमरान पर दबाव डालने के लिए बानी गाला में उनके घर को आग के हवाले कर दिया है। ये मजीद आग बढ़ गई, उससे बढ़ती जा रही है और कम नहीं होती जा रही। ठीक है, ये 8वीं जगह पे आग लग गई। ये पूरा पहाड़ को जो है ना घेरा हुआ है। ठीक है, पूरा पहाड़ को घेरा हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ बंदा क्या करे, इसके साथ बंदा क्या करे। ये दोबारा फिर लग गई, हम तो साथ साथ बजाते, ये दोबारा लग गई। बिल्कुल आपको नज़र भी आएगा, बहुत ही ज़्यादा है ये वाला, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो गया। हमें जंगल में घेरा गया हुआ है आग ने। ठीक है, ये बहुत तेज़ आगे ये फैल रही है। सबसे पहले इधर खान साहब का स्टाफ पहुंचा हुआ है, खुद मजाते खुद हम खुद पहुंचे हुए, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, ये आपकी तरफ भेज रहे। जैसा कि हमने अनाउंस किया है कि इमरान की पार्टी पीटीआई के नेता मंगलवार को मुनीर के खिलाफ बड़े विद्रोह की तैयारी में है। तरीके से एहतजाज करेंगे। मुनीर के खिलाफ पीटीआई के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। इमरान के समर्थक पहले इस्लामाबाद में हाईकोर्ट का घेराव करेंगे, फिर अडियाला जेल पर धावा बोलेंगे। इमरान के समर्थकों ने मुनीर को क्लियर कट मैसेज दे दिया है, अगर खान को कुछ भी होगा तो पूरे पाकिस्तान को जला दिया जाएगा। जैसा कि हमने अनाउंस किया है कि मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे ताकि मेरिट पर फैसले हो और इंसाफ हो, और उसके बाद अडियाला जेल जाएंगे इमरान खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि उस दिन इंसाफ होता है या नहीं होता, उस दिन बहनों की मुलाकात होती है या नहीं होती। इमरान के समर्थक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान का जेन-ज़ी भी सड़क पर उतरने के लिए बेकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इन हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों पर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो आजादी की तहरीक शुरू की है, जिसमें आईन और कानून की बालादस्ती, आजाद अदलिया की बहाली, आजाद मीडिया की बहाली, ये सब शामिल है, तो उसको कामयाब बनाना पाकिस्तान के नौजवान का काम है। और इस नौजवान से ही इमरान खान साहब की बहुत उम्मीदें हैं। पाकिस्तान में 80% अवाम इमरान के साथ है और मुनीर को इस बात का अच्छे से इल्म है, लेकिन अपने खिलाफ उठने वाली इन आवाजों को कुचलने के लिए मुनीर अब किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। इसके लिए फिर चाहे उसे इमरान या फिर उनके समर्थकों का घर ही क्यों न फूंकना पड़े, मुनीर वो सब करेगा जिससे उसकी बादशाहत कायम रहे। पानी पीटे इमरान खान साहब के घर को जलाने की कोशिश की गई है। ये जो आग आप लोग देख रहे हैं, ये अभी बनी गाला के पहाड़ों में लगी हुई है। दरमियान में इमरान खान साहब का घर है और चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे हैं। कोई रेस्क्यू टीम अभी तक यहां नहीं पहुंची। मुख्तलिफ जराए से पता चला है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है। अगर जानबूझकर किसी ने आग लगाई है तो अल्लाह ताला उसको गर्क करे। ये काम बहुत ही बड़ा बुरा तरीके से किया गया है। अल्लाह ताला इमरान खान साहब के घर को और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको महफूज रखे, आमीन। हालांकि इमरान के घर के पास बनी गाला के जंगलों में इससे पहले भी आग लग चुकी है।
इमरान के जेल जाने के बाद 14 दिसंबर और 27 दिसंबर 2024 को भी उनके घर के पास भीषण आग लगी थी। वहीं इसी साल 17 फरवरी को भी बानी गाला में इमरान के घर के बिल्कुल करीब आग लगी थी और अब 29 नवंबर की रात एक बार फिर इमरान के घर के पास आग की ऊंची ऊंची लपटें उठनी शुरू हो गई है। दिसंबर 2024 और नवंबर 2025 में जो आग लगी थी, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि ठंडे मौसम में आग लगने की वजह बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, यानी कि ये जानबूझकर लगाई जाती हैं। बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह होने की वजह से ये इलाका सियासी तौर पर इंतहाई हिस्सास है। कई लोगों का मानना है कि आग लगाई जाती है खास तौर पर मौसम सरमा में, और ये आग जानबूझकर लगाते हैं इसलिए कि वो सियासी तौर पर पैगाम डालते हैं, पैगाम देते हैं, दबाव देने के लिए, दबाव डालने के लिए। दिसंबर 2024 की आग के बाद सोशल मीडिया पर यही बात वायरल हुई थी। और जो इतने ठंडे मौसम में ये आग लगे, फैल जाए, बेकाबू हो जाए, तो क्या बात समझ में आती है। वहां सिर्फ बनी गाला इमरान खान का घर नहीं है, वहां और भी लोगों के घर हैं, वहां इंसान बसते हैं और सभी उससे मुतासिर होते हैं। आग तो ऐसी शय है जो जब बढ़ती है तो फिर फैलती जाती है। किसी शायर ने कहा था, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। अगर वहां आग लगती है बार बार बनी गाला के करीब पहाड़ियों पर, तो वहां सिर्फ इमरान खान का घर नहीं है, वहां और भी लोग हैं, और भी अगर घर खाली हैं तो उनके मुलाजमीन हैं, अगर मुलाजमीन नहीं है तो जानदार है, जंगली हयात है। इसे महफूज रखना उनकी जिम्मेदारी है जो वहां के कर्ता धर्ता हैं। कुछ साल पहले तक मुनीर के जो हाथ इमरान को सैल्यूट करने के लिए उठते थे, आज उसी हाथ में इमरान की गर्दन फंस चुकी है। अडियाला जेल में बंद इमरान के साथ मुनीर ने क्या किया है, ये कोई नहीं जानता। इमरान से जेल के अंदर आखिरी बार 4 नवंबर को उनकी बहनों ने मुलाकात की थी। 4 नवंबर के बाद से आज की डेट तक इमरान को किसी ने नहीं देखा है, ना ही कोई उनसे मिल पाया है। अब अगर मुनीर ने मंगलवार से पहले इमरान के जिंदा होने का सबूत नहीं दिया तो पाकिस्तान जल उठेगा। इमरान खान के साथ ये कभी कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि ये कोई इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा अगर इमरान खान के साथ कुछ इन्होंने करने का सोचा भी। आप ये सोचें ही ना कि कभी इमरान के साथ कुछ कर सकते हैं। इमरान खान, मैं पहले भी कहती हूँ, मैं इमरान खान को भी कहती हूँ, इमरान खान वो शख्स है जिसके लिए दुनिया में दुआएं हो रही हैं, और ये जितने जालिम हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में लोग बदुआएं कर रहे हैं। ये कभी सुरखरू नहीं होंगे। आप देखेंगे ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ कर रहे हैं, ये मायूस हो चुके हैं, इनका दिल करता है कि इमरान खान इनसे माफ़ी मांगे। पैगाम क्या देते हैं कि इमरान खान आप माफ़ी मांगे कि 9 मई आपने करवाएगा, ये सब झूठ है। मुनीर स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है, एक एक कर वो अपने रास्ते के कांटों को हटाता जा रहा है। उसने पहले इमरान की सरकार गिराई, फिर शहबाज को कठपुतली पीएम बनाया, इमरान पर करप्शन का चार्ज लगाकर उन्हें जेल भेजा, खुद पहले आर्मी चीफ बना, फिर अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करवाया और अब पाकिस्तान के संविधान में 27वां अमेंडमेंट कराकर मुल्क का पहला सीडीएफ बन गया है। मुनीर इस समय पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है और अब उसका अगला स्टेप जेल में बंद इमरान खान को पूरी तरह से खत्म करना है। उनको आइसोलेशन में 1 महीना पूरा होने को है और उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनमें से किसी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये कम्प्लीटली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और उनको शायद मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारी टर्म्स पे जो है तो एग्री करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो जब से वो जेल में गए हैं तब से उनकी पिक्चर्स और उनकी कोई भी वॉइस रिकॉर्डेड भी या किसी तरह का भी उनका वीडियो पैगाम, ये तो काफी अरसे से, जब से वो जेल में है 2 साल से ये नहीं आने दिए जा रहे। और जब उनकी कोई केसेस में उनकी हियरिंग वगैरह होती है तब भी पीपल नॉट अलाउड टू कैरी कैमरास, उस पर तो बड़ी स्ट्रिक्ट पाबंदी है
और जाहिर है यही बात है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज्यादा पॉपुलर है कि उनकी एक पिक्चर जो है तो वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है। तो रजीम जो पाकिस्तान में इस वक्त इम्पोज्ड है, दे फील थ्रेटन्ड, दैट्स ओनली रीजन। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इमरान पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और इमरान के समर्थकों का सब्र जवाब दे रहा है। जिस अडियाला जेल में इमरान बंद है, समर्थक अब उस पर कभी भी धावा बोल सकते हैं। अडियाला पर हमले की इतलात हैं, खतरा है और अलर्ट इस बारे में जारी किया गया है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के लोगों को भी आगाह किया जा रहा है कि हो सकता है कि आपके कंट्रोल में भी चीजें ना रहें। और तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा हैं, ये नहीं कि वो आएंगे, खुद से हजारों लोग आ सकते हैं, जत्थे की सूरत में आ सकते हैं। चाहे तहरीक इंसाफ के रहनुमा कॉल ना भी दें तो लोगों में तशवीश इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो इस वजह से कि जी पता नहीं लग रहा खान का क्या है, तो वो सोच रहे हैं कि लीडरशिप माइनस, ये तो कॉल नहीं दे रहे, वो खुद से आ सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक हो, वो ताल्लुक हो भी सकता है, दीगर लोग भी हो सकते हैं और इश्तिहाल में वो इस तरह का काम कर सकते हैं। इसलिए मुख्तलिफ लेयर्स बना दी गई हैं और इसमें यह भी खतरा है कि अडियाला जेल पर इस हमले की सूरत में जाने जा सकती हैं। सानिया मुरीद के जैसा वाक़या हो सकता है, 26 नवंबर जैसा सानिया हो सकता है, ये सब कहा जा रहा है। जी अलर्ट जारी कर दिया गया है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, नेक्टा, दीगर सब ये कह रहे हैं कि जी इसके खतरात मौजूद हैं कि कोई जत्था, कोई मॉब, और वो भी हज़ारों की तादाद में आ सकता है। अभी 1500 अहलकार कहा जा रहा है कि तैनात कर दिए गए हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं अडियाला जेल के इर्द गिर्द कि किसी भी हंगामी सूरत में निपटा जा सके, और उनको हर तरह का इक्विपमेंट फराम कर दिया गया है। तमाम रास्तों पर ये मौजूद हैं। ये तो होंगे ही, लेकिन फिर पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे कि कहीं लोग गैदर तो नहीं हो रहे, इकट्ठे तो नहीं हो रहे, किसी वक्त भी किसी जगह से इकट्ठे होकर इस तरह कोई हमला तो नहीं हो सकता। ये हालात बन चुके हैं। सवाल ये है कि क्या मुनीर भी यही चाहता है कि इमरान के समर्थक सड़क पर उतरकर बवाल करें? क्या मुनीर का प्लान प्रोटेस्ट के बहाने पाकिस्तान में हिंसा भड़काने का है? क्या मुनीर हिंसा भड़काकर इमरान के समर्थकों को कुचलने का प्लान बना रहा है? क्या मुनीर इमरान की पार्टी पीटीआई की बची खुची लीडरशिप को खत्म करना चाहता है? मुनीर इस समय फुल डिक्टेटर वाले मोड में है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इमरान के साथ जेल में वो क्या करने वाला है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान में लोग मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। फॉर 3 years they've been living in complete, मतलब एगनी जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, वो यहाँ पर लोगों के हालात हैं। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस रजीम ने तबाह कर दिया है। हमारे ईस्टर्न जो एक रिवायात होती हैं उनको बिल्कुल तबाह कर दिया है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, डिक्टेटरशिप है, नाम की डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो अनइलेक्टेड लोग हैं, वो उनको उठाकर बिठा दिया गया वहां पर। तो ये चीजें, ये अननेचुरल सिस्टम है जो चल ही नहीं सकता। तो आज या कल इसको खत्म होना है, लेकिन होगा वैसे ही कि जब लोग निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और ये एक वजह है कि जो इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है, इन लोगों को ये खौफ है, ये डर है कि कहीं वो कोई इस तरह की कॉल ना दे दें लोगों को। उनकी एक कॉल आने की देर है, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा। मुनीर के सिर पर खून सवार है। मुनीर पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी का भी खून बहा सकता है। पाकिस्तान कभी भी हिंसा की आग में जल सकता है। गृह युद्ध कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की एक हिमाकत पर पूरे यूक्रेन को जला देने के लिए काफी है। समंदर में ज़ेलेंस्की की सेना के एक कदम ने आग में घी डालने का काम किया है। पहले से ही गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन हमले कर रहे हैं। पुतिन अब और खूंखार हमला कर सकते हैं। समंदर में ज़ेलेंस्की ने ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी आवाज अब पूरे यूक्रेन में सुनाई देगी। पीस प्लान पर बातचीत के बीच रूस यूक्रेन वॉर अब और भी ज्यादा भयानक होने वाला है। क्यों और कैसे, देखिए हमारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। यूक्रेन ने रूस के 2 शिप पर ड्रोन अटैक कर पुतिन को बड़ा चैलेंज दे दिया है।
जेलेंस्की ने रूस के विराट शिप पर बड़ा धमाका किया है। तुर्की कोस्ट के करीब पुतिन के कैरोस शिप को ड्रोन से उड़ा दिया है। ब्लैक सी में जेलेंस्की के समुद्री ड्रोन सी बेबी ने आग बरसाई है। समंदर में यूक्रेन के इंतकाम की तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। समुद्री ड्रोन तेजी से रूस के ऑयल शिप विराट की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही पल में वो टैंकर से टकराता है और शिप में आग लग जाती है। इस बीच का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें क्रू मेंबर एक ओपन रेडियो डिस्ट्रेस कॉल से मदद मांग रहा है। वो मेडे कॉल के जरिए ड्रोन अटैक की जानकारी दे रहा है। दूसरा अटैक कैरोस शिप पर हुआ। इन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में यूक्रेन का सी बेबी ड्रोन शिप के पास पहुंचता है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। समंदर में चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। भयंकर लपटें आसमान में उठ रही हैं और देखते ही देखते ब्लैक सी काले धुएं में तब्दील हो जाता है। रूस यूक्रेन पर हर दिन आसमान से नई नई मिसाइलें बरसा रहा है। मॉडिफाइड ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब जेलेंस्की की सेना ने जवाब समंदर से दिया है। यूक्रेन ने बिना किसी डर के इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यूक्रेन ने दावा किया कि दोनों जहाज रूसी ऑयल ले जा रहे थे और अटैक के बाद अब रूसी जहाज इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेंगे। ये ऑपरेशन यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस और नेवी ने मिलकर किया है। दोनों अटैक पूरी तरह प्लान थे और इनमें अंडर वाटर और सरफेस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। विराट के 20 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कैरोस के सभी 25 क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया गया। 2 शिप टारगेट किए गए हैं। जो 2 शिप टारगेट किए गए हैं वो रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा माने जाते हैं। विराट एक क्रूड ऑयल टैंकर है जो रूसी तेल को इंटरनेशनल प्रतिबंधों से बचाकर एशिया और दूसरे बाजारों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। यूक्रेन के इस अटैक से रूस की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। पानी में किए गए इस हमले से पुतिन का खून और ज्यादा खौल रहा है। वो इस हमले का बदला सिर्फ एक फ्रंट नहीं बल्कि कई फ्रंट पर लेंगे। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में कई अटैक किए हैं। कीव, खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क में भारी तबाही हुई है। ये कीव के आसमान पर उड़ते रूसी ड्रोन की नई तस्वीरें हैं। सैकड़ों ड्रोन अचानक आते हैं और फिर धमाके शुरू हो जाते हैं। कीव में रूसी हमले शुरू होते ही अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। यूक्रेन की राजधानी अचानक बम धमाकों और मिसाइलों के फटने की आवाज से दहल उठती है। मल्टी स्टोरी इमारतों से आग की लपटें निकलने लगती हैं। बड़े बड़े फ्लैट और रिहायशी इमारतें आग में जलने लगती हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। रूस की मिसाइलें जिन इमारतों में गिरी हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, मलबे का ढेर बन गए हैं। नवंबर में रूस का कीव पर सबसे बड़ा हमला है। ऐसा हमला रूस ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया था। रूसी अटैक के बाद शहर के इलाकों में तेज धमाके सुनाई दिए। रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। रूस के हमले क्रीव, डीनीप्रो, खार्किव पर भी जारी हैं। कल रात हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद काम अभी भी जारी है। एक बड़े पैमाने पर हमला था जिसका मुख्य निशाना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था। रूस अपनी रणनीति नहीं बदल रहा है और सर्दियों से पहले यूक्रेन को इस तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।
ये जरूरी है कि हम जवाबी कार्रवाई करें। ये जरूरी है कि हम उन्हें मार गिराएं। 19 मिसाइलें मार गिराई गई हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हैं। लगभग 560 ड्रोन भी मार गिराए गए, जिनमें से लगभग 300 शाहीद शामिल थे। दुर्भाग्य से सभी ड्रोन नहीं गिराए गए और एयर डिफेंस को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता है। यह काम यूक्रेन और उनके सहयोगियों के लिए बहुत मुश्किल और बहुत महंगा है। ज़ेलेंस्की की परेशानी अब और बढ़ने वाली। यूक्रेन के समंदर वाले अटैक के बाद पुतिन की सेना और भी घातक हमले की तैयारी कर रही है। रूस यूक्रेन वॉर पहले से ज्यादा भीषण हो गई है। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी भी चल रही है। पीस प्लान पर भी बातचीत का दौर चल रहा है। एक यूक्रेनी डेलीगेशन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करने अमेरिका पहुंचा है। ये डेलीगेशन फ्लोरिडा में रूस के साथ युद्ध विराम की प्लानिंग पर अमेरिकी नेताओं से चर्चा करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका में है और जिनेवा पॉइंट्स पर आधारित बातचीत जारी रहेगी। डिप्लोमेसी एक्टिव है। अमेरिकी पक्ष कंस्ट्रक्टिव रुख अपना रहा है और आने वाले दिनों में युद्ध को गरिमापूर्ण तरीके से खत्म करने के कदमों को अंतिम रूप देने की कोशिश है। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के पास आवश्यक निर्देश हैं और मुझे उम्मीद है कि टीम स्पष्ट यूक्रेनी प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करेगी। डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पीस प्लान का मकसद शांति कायम करना नहीं बल्कि बिजनेस करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीस प्लान के जरिए यूक्रेन की जमीन का कुछ हिस्सा रूस को सौंपना भी शामिल है। कुल मिलाकर पीस प्लान काफी हद तक रूस के फेवर में है। पीस प्लान पर ज़ेलेंस्की को आखिरी फैसला लेना है कि क्या वो सरेंडर करते हैं या फिर रूस से लड़ाई जारी रखते हैं। यूक्रेन और रूस में जंग से तबाही मची है तो श्रीलंका में कुदरत ने तबाही मचाई है। श्रीलंका में तूफान दितवा का कहर टूट पड़ा है। मकान मलबे बन चुके हैं, सड़कें समंदर का रूप ले चुकी हैं। श्रीलंका की 1/3 आबादी इस वक्त अंधेरे में डूबी हुई है। संकट इतना बड़ा है कि श्रीलंका में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। श्रीलंका में कहर बरपाने के बाद ये तूफान अब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे तमिलनाडु और पुडुचेरी पर भारी पड़ने वाले हैं। श्रीलंका से आगे बढ़ा दितवा, दहशत में साउथ इंडिया। सौ किलोमीटर की रफ्तार, तूफान से हाहाकार। समंदर डरा रहा, तेजी से दितवा तूफान आ रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी अगले 24 घंटे तक सावधान। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद तूफान दितवा आगे बढ़ चुका है। दितवा तूफानी रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसके टारगेट पर है तमिलनाडु और पुडुचेरी, जहां आज शाम तक तूफान टकराएगा। श्रीलंका से आगे बढ़ रहा दितवा आगे कैसे बढ़ रहा है, इसे मैप से समझिए। ये तूफान उत्तरी तमिलनाडु को हिट करेगा, साथ ही पुडुचेरी से भी टकराएगा। दितवा के पल पल के मूवमेंट पर मौसम विभाग नजर रखे हुए है।
तो तमिलनाडु सरकार के मंत्रियों को तूफान के बारे में अपडेट दिया जा रहा है। तूफान कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसके दायरे में कौन कौन से इलाके आएंगे, इसकी वजह से कितनी तबाही मच सकती है, मौसम विभाग के अधिकारी पूरा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तमिलनाडु पर दितवा का किस कदर कहर टूटने वाला है, इसका असर अभी से दिखने लगा है। तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश हो रही है। समंदर में इस वक्त ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं खौफ पैदा कर रही हैं। दितवा से खौफ की एक और वजह है, दितवा ने श्रीलंका में ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा श्रीलंका कांप उठा है। श्रीलंका में दितवा के कहर के बाद घर पानी में डूबे हुए हैं, सड़कें डूब चुकी हैं, रिहायशी इलाके दरिया बन गए हैं, लोगों ने मकानों में शरण ली है, उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। दितवा ने 4 दिन तक श्रीलंका में ऐसी तबाही मचाई कि सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। लोगों की अपने घरों में ही समाधि हो चुकी है। तूफान में कितने लोगों ने जान गंवाई, उसकी पूरी तस्वीर साफ होना बाकी है। लेकिन अभी तक 153 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। 191 लोग लापता हैं। पूरे श्रीलंका में इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। श्रीलंका के 25 जिलों की करीब 2.25 लाख फैमिली प्रभावित हुई है। तूफान का कहर कम होने के बाद श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है। भारत के हेलीकॉप्टर भी श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। भारत से पहुंचे चेतक हेलीकॉप्टर ने एक घर की छत पर फंसे 4 लोगों का रेस्क्यू किया है। उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। श्रीलंका में मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने अपने युद्ध वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को श्रीलंका भेज दिया है। आईएनएस विक्रांत पर 2 चेतक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और श्रीलंका के तट पर पहुंचते ही चेतक रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं। श्रीलंका मुश्किल में है। भारत पड़ोसी और श्रीलंका से अच्छे संबंध होने का पूरा फर्ज अदा कर चुका है। भारतीय वायुसेना ने अपने 2 विमान C-130 और IL-76 को भी श्रीलंका भेज दिया है। C-130 और IL-76 विमानों ने 28 नवंबर की रात को हिंडर एयरबेस से उड़ान भरी। दोनों ट्रांसपोर्ट प्लेन 21 टन राहत सामग्री लेकर श्रीलंका पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ के 80 जवान भी इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका में राहत और बचाव में मदद करने पहुंचे हैं। इनमें 2 अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम शामिल है। एनडीआरएफ की टीम अपने साथ 8 टन वजनी उपकरण लेकर पहुंची है। यही नहीं, श्रीलंका की मदद करने में इंडियन नेवी भी आगे आई है। इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन शिप आईएनएस उदयगिरी से भी श्रीलंका में राहत सामग्री भेजी गई है। भारत ने पड़ोसी होने का अपना धर्म निभाया है, लेकिन श्रीलंका में आपदा इतनी बड़ी है कि वहां की सरकार खुद को असहाय महसूस कर रही है। दितवा तूफान ने 4 दिन तक ऐसा कहर बरपाया है कि पूरे श्रीलंका में जल प्रलय जैसा मंजर नजर आ रहा है। जहां तक नजरें जाएंगी, इलाके पूरे के पूरे डूबे नजर आ रहे हैं। अब इस हाईवे को देखिए। हाईवे का एक छोर पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। लोग हाईवे पर फंसे हैं तो जान बचाने के लिए अपने घरों की छतों पर शरण ली। तूफान का कहर कम होने के बाद ऐसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। तूफान दितवा से करीब 7,75,000 लोग प्रभावित हुए। 27,494 परिवार के करीब 1 लाख लोगों को 798 रेस्क्यू सेंटर में पहुंचाया गया है। सबसे ज्यादा तबाही राजधानी कोलंबो से करीब 300 किलोमीटर पूर्व बदुल्ला और नुआरा एरिया के पहाड़ी इलाकों में हुई है। मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका बाढ़ की आगोश में है। लोगों के घर मकान पानी में डूबे हुए हैं। मकानों के सिर्फ ऊपरी हिस्से दिखाई दे रहे हैं।
श्रीलंका में दितवा का कहर किस कदर टूटा है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मताले जिले में केवल 24 घंटे में 540 मिलीमीटर बारिश हुई। 10 दिनों के दौरान यहां पर 1000 मिलीमीटर बारिश हुई है। श्रीलंका की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं, तो डैम भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। नदियों और डैम के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। तूफान के कारण श्रीलंका में भीषण बिजली संकट भी पैदा हो गया है। बारिश का पानी बिजली घरों में घुस चुका है। श्रीलंका के 2 बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन कोतमाले और रणतांबे को बंद किया जा चुका है। पिछले शुक्रवार से श्रीलंका की 35% आबादी अंधेरे में डूबी है। यहाँ पर बिजली की सप्लाई ठप है। तूफान ने श्रीलंका के रेल नेटवर्क पर भी कहर बरपाया है। जगह जगह रेल की पटरियां बह चुकी हैं। पूरे श्रीलंका में लंबी दूरी की एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। केवल पश्चिमी प्रांत में अभी तक रेल सेवा चालू हो सकी है। जैसे जैसे रेस्क्यू टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच रही है, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्रीलंका के पनाला इलाके में बुजुर्गों के केयर होम में इतनी तेजी से पानी पहुंचा कि लोगों को निकलने का कोई मौका नहीं मिला। 25 लोग पानी की तेज धार में बह गए। इसी तरह श्रीलंका के काला ओया इलाके में एक बस सैलाब की चपेट में आ गई। इस बस में 68 लोग सवार थे, लेकिन इन लोगों को श्रीलंका सेना ने समय रहते बचा लिया। श्रीलंका से तूफान दितवा आगे भारत की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन वो यहाँ इतनी तबाही मचा गया है कि श्रीलंका को इससे उबरने में लंबा वक्त लगेगा। तूफान दितवा अभी पुडुचेरी से 160 किलोमीटर और चेन्नई से करीब 200 किलोमीटर दूर है। इसका सबसे अधिक उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहर देखने को मिलेगा। 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान के कारण पूरे तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश होगी। दितवा की लैंडिंग से पहले ही तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी तक भारी बारिश हो रही है। खासकर कावेरी बेल्ट के जिलों रामानाथपुरम और नागपट्टम में बुरा हाल है। रामेश्वरम में भी जोरदार बारिश हो रही है। तूफान से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। अकेली तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 28 टीमें तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की 10 और टीमें तमिलनाडु भेजी जा रही हैं। तूफान के तमिलनाडु पहुंचने से पहले ही यहां पर 3 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, रानीपेट, कांचीपुरम, चेन्नई, चंगलापट्टू, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई और विलुपुरम जिले में भारी बारिश होगी। यानी 1 दिसंबर की सुबह तक का समय तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए काफी भारी पड़ने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से आतंकियों की गिरफ्तारी की खबर है। तीनों पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। दिल्ली में बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। आईएसआई टेररिस्ट शहजाद से इनका डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है। वहीं एनआईए दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में जुटी हुई है। टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल की शाहीन को लेकर भी एनआईए की जांच हो रही है। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन के कमरे से एनआईए ने 18 लाख कैश और सोने के बिस्किट के साथ ही गहने मिले हैं। अलमारी से अरब देशों की करेंसी बरामद हुई। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर शाहीन का 22 नंबर फ्लैट है। शाहीन यहां पर बहुत वक्त रही। यहां पर जांच एजेंसी ने अलमारी का लॉक खुलवाया तो अंदर सीक्रेट लॉकर मिला। इसको खुलवाया गया तो अंदर कई पैकेट रखे हुए थे। इन पैकेट में 500-500 रुपए के नोट थे। इधर दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में शनिवार को अदालत में सुनवाई हुई और इस दौरान एनआईए कोर्ट ने गिरफ्तार किया। 6 आतंकियों की रिमांड अब 10 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों के रेडार पर आए अल फलाह यूनिवर्सिटी फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की जांच में जो जानकारी मिली है वो आपके सामने रखते हैं।
अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए एक जमीन सौदे में बड़ा घोटाला हुआ है। जांच में भी ये पता चला है कि एक जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचा गया और आखिर में ये जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम कर दी गई, जो फाउंडेशन अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़ा हुआ है। ईडी के मुताबिक इस जमीन को बेचने के लिए जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इस्तेमाल की गई है वो पूरी तरह से फर्जी थी। जांच में सामने आया कि जीपीए में जिन लोगों के दस्तखत या अंगूठे लगे दिखाए गए, उनमें से कई लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुके थे। इसके बावजूद जीपीए पर तारीख 7 जनवरी 2004 की लिखी हुई थी। दिखाया यह गया कि मृतक व्यक्तियों ने यह दस्तावेज खुद तैयार किया। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और जांच और एजेंसियों ने ये जो जांच रिपोर्ट में शामिल किया है कि बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नबी ने देश में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश की थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है। ईडी लगातार जवाद अहमद सिद्दीकी की तमाम संपत्तियों की जांच कर रही है और इसी जांच के दौरान एक संपत्ति का खुलासा हुआ है जिसमें फर्जी दस्तावेजों और फर्जी सिग्नेचर के आधार पर वो संपत्ति जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने नाम पर कर ली। दरअसल इस वक्त हम मदनपुर खादर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दीवार पर देखेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक पूरा बैनर जो है यहाँ पर लिखा गया है। दरअसल ये उसी प्रॉपर्टी पर लिखा गया है जो कि ईडी की जांच के दायरे में आया है। ये वो प्रॉपर्टी है जिस पर काले रंग का गेट लगा है और ये इस प्रॉपर्टी को लेकर जो है ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि मरे हुए लोगों के जाली सिग्नेचर करके, जाली जीपीए बनाकर यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर बाकायदा एक व्यक्ति के नाम पर पहले प्रॉपर्टी की गई और उसके बाद उस शख्स यानी विनोद कुमार के नाम के शख्स के से जो है जवाद अहमद सिद्दीकी को बाकायदा एक रजिस्टर्ड सेल डीड बनाकर जो है ये संपत्ति साल 2013 में जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई और